काफ़ी हद तक एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसका सिलेबस अगर आप देखोगे और अगर आप PYQs देखोगे, आपको पता चलेगा कि जो आपका सिलेबस का पॉइंट है वो पॉइंट ही खुद से कन्वर्ट हो गया है क्वेश्चन में। दैट मीन्स आपको हर टॉपिक के अंदर छुपे हुए सब टॉपिक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता। ज्योग्राफी में सिलेबस में टॉपिक लिख दिया है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज। अब उसमें 5-6 थ्योरीज आती हैं, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज। अब माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज 8 थ्योरीज हैं, आपको नहीं पता, स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सी करनी है, तो आपको वो सारी ही करनी पड़ेंगी। सो इससे क्या होता है, सिलेबस जो लिखा हुआ है और सिलेबस जो पढ़ने में आता है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका इसी वजह से सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। दिखने में आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठोगे तो वो वास्ट हो जाएगा। देन दूसरा पैरामीटर आपका आ जाएगा सोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। मान लो आप डिसाइड करते हो पर आप कोचिंग लेने का नहीं सोचते, देन अगर नहीं भी कोचिंग ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के हर टॉपिक का मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा। वो आपको ऑनलाइन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, आपको उसके लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स खरीदने पड़ेंगे, बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। अगर खरीदनी पड़ रही हैं तो एक्सेस कहाँ से मिलेगा। ये बिना पता किए आप शुरू कर दोगे तो शुरू तो कर दोगे, फिर बीच में कहीं ऐसी जगह फंस जाओगे कि ना फिर आपको नोट्स मिल रहे हैं, ना आपको कहीं से कोई और रिसोर्स मिल रहा है। सो जब भी ऑप्शनल चूज़ करो, आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। इस यहाँ तक आपके मन में कोई क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू ऑप्शनल सिलेक्शन तो पूछो, अदरवाइज देन वी विल स्विच टू ज्योग्राफी। ओके है यहाँ तक सबको? सो पहले हम आपका हल्का सा थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर आपने अपने एंड पे देखा है या नहीं, सो वील जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। 2 पेपर्स हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में सिलेबस ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज़ फिजिकल ज्योग्राफी। ये वो पार्ट है जो आप GS में भी पढ़ते हो, माउंटेन्स, प्लाटूज, प्लेन्स, माउंटेन बिल्डिंग वगैरह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सब वो। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी। आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जो पता है दैट इज़ वेरी लिमिटेड। आपसे अगर पूछ लिया जाए ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आता है, व्हाट डू यू नो, क्या आता है? इंडस्ट्री हो जाएगी आपकी, थोड़ी बहुत सोशल ज्योग्राफी हो जाएगी, एग्रीकल्चर को आप कंसिडर कर लोगे। अब आप यहाँ पे सिलेबस देखो, आपने ये चीज़ें कभी देखी भी नहीं होंगी। पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, थियोरेटिकली क्या क्या पर्सपेक्टिव्स रहे हैं। डाइकोटॉमी आता है, डुअलिज्म आता है, पॉजिटिविज्म आता है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। अगेन सिलेबस के सब टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें आ गया आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पर ये वो वाला एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं जो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हो। यहाँ पर आ जाती हैं थ्योरीज ऑफ दीज डोमेन्स। फिर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। पर यहाँ पर थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज किसकी क्या क्या रही हैं, उनके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को कैसे स्टडी करते हैं, वो सब आ गया। रीजनल प्लानिंग, अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत अगर आपने या फिर आपने सोसाइटी में रीजनल प्लानिंग पढ़ा होगा, आपको ये पता होगा 5 ईयर प्लान्स रहे थे हमारे किसी ज़माने में। दैट इज़ अ वेरी मिनिस्कल पार्ट ऑफ प्लानिंग। जब हम यहाँ पर रीजनल प्लानिंग पढ़ रहे हैं, हम इसको बहुत लार्ज स्केल पे पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनली रीजनल प्लानिंग कैसे की जाती है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स रहते हैं, एंड अगेन थ्योरीज बहुत सारी हैं इसमें। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज। मल्टीपल थ्योरीज, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, क्रिस्टालर की, देन लॉस्ट लोकेशन थ्योरी, इंडस्ट्रियल वेबर थ्योरी जो है, ये सारे आ गए आपके इसमें। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, GS में ज्योग्राफी पढ़ी आपने, आपको ये पता चला पहाड़ हैं, पेड़ हैं, ये तो बड़ा मज़ेदार है, रिवर है, उसके बेसिस पे आपने ज्योग्राफी ले ली। बट आप देखो दैट इज़ जस्ट 1/4 ऑफ द सिलेबस, बाकी का ये है। फिर पेपर 2 पे आ जाते हैं। अगेन पेपर 2 के भी 2 पार्ट्स हैं। सिलेबस में पेपर 1 के दोनों पार्ट्स को अलग अलग लेबलिंग दी गई है, पेपर 2 के पार्ट्स को अलग अलग लेबलिंग नहीं दी है,
लेकिन पैरामीटर्स दोनों के सेम हैं। सो जैसे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में जो आपने यहाँ वर्ल्ड बेसिस पे पढ़ा है, वही चीज़ अब आपको कहाँ पढ़नी है, इंडिया बेसिस पे। सो आपने वर्ल्ड माउंटेन सिस्टम्स पढ़े, अब इस केस में क्या आ जाएगा आपका हिमालयन माउंटेन सिस्टम्स, आपके पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन सिस्टम्स, सो ऑन। रिसोर्सेज, अगेन मिनरल रिसोर्सेज आ गए आपके, नॉन मिनरल रिसोर्सेज आ गए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज। कंटेम्प्रेरी इश्यूज में अंदाज़ा लगा सकते हो क्या आता है, एनी आइडिया? आपको क्या लगता है कंटेम्प्रेरी इशू का क्या क्वेश्चन रहता होगा? अरे ट्राई तो करो। नहीं, फॉर एग्जाम्पल, वाई इज इंडिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर इट्स मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन? अब ये सिर्फ ज्योग्राफी रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमी रिलेटेड भी है, सो देयर इज एन ओवरलैप। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, कल्चरल सेटिंग, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी कल्चरल ज्योग्राफी आती है, उसी का यहाँ पर कल्चरल सेटिंग है। यहाँ पर आपकी सेटलमेंट ज्योग्राफी, उसी का इंडिया पर्सपेक्टिव सेटलमेंट। रीजनल प्लानिंग, उसी का इंडियन पर्सपेक्टिव रीजनल प्लान्स एंड डेवलपमेंट, एंड देन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ये आपके की पॉइंट्स हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के। आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आपको सिलेबस बुकलेट से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सिलेबस कवर करने के लिए ये तो आप कर लोगे, बुक्स वगैरह क्या है मैं आपको वो भी रेफरेंस में बताऊंगी। अब फ़ायदा क्या है ऑप्शनल ज्योग्राफी लेने का? आपका GS1 के साथ ओवरलैप है, GS2 के साथ ओवरलैप है, एज वेल एज GS3 के साथ ओवरलैप है। हाउ? ये वाले जो टॉपिक्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, ये सारे आपके आ गए GS1 का जो ज्योग्राफी का हिस्सा है, ठीक है। इनका आपको ओवरलैप नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर GS3 का फुल फ्लेजेड टॉपिक है। अगर आपको सिलेबस थोड़ा सा भी याद हो, गवर्नमेंट बजट के बाद में सेकंड टॉपिक आपका आता ही एग्रीकल्चर है। GS2, IR एंड GS3 इकोनॉमिक टर्म्स में। कंटेम्प्रेरी इश्यूज ये आपका 1, 2, 3 तीनों में रहेगा। फिर उसके बाद आपका ये जो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, GS3 एज वेल एज 2, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, GS2। सो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हो और कुछ नहीं तो कम से कम आपके जो 3 GS के सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत ओवरलैप आपको मिलेगा और उसमें बहुत बेनिफिट होगा। इनफैक्ट अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर्स देखो, आपके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे आ रहे हैं जो पुराने ऑप्शनल पेपर्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। पहले वो पुराने ऑप्शनल में आ चुके हैं, अब उन्हीं को GS पेपर्स में रीपर्पस किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, पहले हम ओवरलैप देख लेते हैं। आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का जो आपका पेपर 1 का पार्ट B हमने अभी देखा, उसका टॉपिक है पॉपुलेशन। ये अब आपका GS1 का जो सिलेबस बुकलेट में आपका GS है, उसमें पॉपुलेशन इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स, ये आपका सोसाइटी का टॉपिक, सोसाइटी और सोशल जस्टिस जो आपका GS का आता है उससे कोरिलेट करता है। वर्ल्ड फिजिकल फीचर्स, ये तो आपका जो GS1 का टॉपिक है डायरेक्टली, GS1 का जो लास्ट हिस्सा है आपका सिलेबस का वहाँ से हो गया। लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज, GS1, और यही GS3 में भी आपका है। जियो फिजिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो आपका GS3 का हिस्सा है प्लस GS1 में भी पूछा जाता है, और जियोग्राफिकल फीचर्स एंड क्रिटिकल फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ थोड़ा सा इसका ओवरलैप है। फॉर इंस्टेंस, ये आपके सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट पेपर्स में आए हैं। आप GS का क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। आपके हिसाब से ये किसका क्वेश्चन हुआ? हिस्ट्री का। अब आप सेम देखो जो ऑप्शनल में पूछा है, A large number of Indian cities have complex morphological characteristics due to their historical evolution.
वर्ड्स डिफरेंट हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। समझ में आया? देन डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। जीएस का है, यहाँ पर देखो, डिस्कस क्रिटिकल फूड एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डेवलपिंग वर्ल्ड। आप समझ पा रहे हो? सो क्वेश्चंस की वर्डिंग चेंज हो जाएगी, मे बी लोकेशन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बट द कंटेंट विल रिमेन रफली सेम। सिर्फ फर्क क्या पड़ जाएगा, जो कंटेंट आप जीएस में रख रहे हो उसमें आपको थोड़ी थ्योरीज के नाम मेंशन करने पड़ेंगे, कुछ जोग्राफर्स के नाम मेंशन करने पड़ेंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शनल का आंसर। अगेन, व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का टॉपिक जीएस में भी, अगेन आप रिवर्स, रिवर इंटरलिंकिंग, इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको ज्योग्राफी में भी दिखेंगे। देन फियॉर्ड्स, ये आपका एक ग्लेशियल फीचर है, जिनकी ज्योग्राफी हुई है उनको शायद पता होगा। ये आपका जीएस में पूछा गया है एज अ 10 मार्कर, पर ये आपको बहुत डिटेल में ऑप्शनल में, वैसे ही फिजिकल फीचर्स सारे पढ़ने हैं तो वहाँ पर भी आ जाएंगे। देन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये सोसाइटी में भी आप पढ़ते हो, जिनका सोसाइटी हुआ है उनको शायद पता होगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पॉपुलेशन थ्योरीज का हिस्सा है ज्योग्राफी ऑप्शनल का। दिस इज जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस टू गिव यू एन आइडिया कि कितना हद तक आपका ओवरलैप है जीएस के साथ में, एंड दिस इज ओनली जीएस 1, अभी हमने बाकी नहीं देखे हैं। अगेन आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू, तो आप उसको आराम से देख लेना, ठीक है। फिर हम आते हैं आपका कि जीएस 2 में ओवरलैप कैसे है। अब ध्यान से सुनो, आप सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस मेरे ख्याल से इकट्ठे पढ़ते हो। सोसाइटी आपका हिस्सा है जीएस 1 का, सोशल जस्टिस आपका हिस्सा है जीएस 2 का। सो सोशल जस्टिस के इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये आपकी सोशल ज्योग्राफी जो हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं उसमें भी कवर होता है। इंडिया एंड हिज नेबरहुड जीएस 2 का हिस्सा है। अब इंडिया का पोजीशन एज इन द सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन, ये जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव है कि जियोग्राफिकली अगर इंडिया इन द सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन है, उसके क्या डायमेंशंस रहेंगे, ये आपका आ गया ऑप्शनल का हिस्सा। और मैपिंग फॉर प्रीलिम्स, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हो, जो पेपर 2 है ऑप्शनल का, उसमें पहला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। 10 लोकेशंस आपको दी होती हैं इंडिया की, वो आपको मैप करनी होती हैं 30 वर्ड के डिस्क्रिप्शन के साथ। ये 20 मार्क्स आपके यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने PYQs देखे हुए हैं, आपको ये भी पता होगा कि आपसे मैपिंग में आराम से जो लोकेशंस हैं वो पूछी जाती हैं। तो ऑप्शनल में जब आप मैपिंग करते हो तो जीएस के लिए मैपिंग वाले क्वेश्चंस करना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस से समझते हैं। देखो, ये जीएस 2 का है। सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्मोस, डिस्कस इन द लाइट द रोल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब ये सारी चीज़ आपकी ऑप्शनल में नेचुरली कवर होनी है, ठीक। फिर एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स फॉर ऑल, गिव योर ओपिनियन टू सपोर्ट योर आंसर। अब अगर आपने आईआर थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हम ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बना रहे हैं रेंजिंग फ्रॉम इंडियन ओशन टू यूरोप, वाया सेंट्रल एशिया एंड वाया आपका सऊदी अरेबियन पेनिनसुला, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच, डू यू अग्री? अगेन ये आपका सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। मरीन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, पोल्यूशन। मरीन रिसोर्सेज पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट ओवरलैप। फिर ह्यूमन माइग्रेशन, पुश एंड पुल फैक्टर्स, इम्पैक्ट ऑन डायस्पोरा। डायस्पोरा कहाँ का क्वेश्चन है आपका? जीएस 2 आईआर का। डायस्पोरा समझते हो? इंडियन पीपल लिविंग अब्रॉड, जिसे इंडिया का बहुत लॉबी होता है अलग अलग कंट्रीज़ में, ताकि इंडिया रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको पुश किया जाए।
अब इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो ये अपने आप में किस चीज़ का हिस्सा है? माइग्रेशन का। माइग्रेशन पैटर्न्स, माइग्रेशन थ्योरीज, माइग्रेशन क्यों कैसे होता है, वो सारा आपका कहाँ हो रहा है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। सिमिलरली जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन आइलैंड्स। अब आपको पहले पता होना चाहिए इंडियन आइलैंड्स हैं कौन से हैं बताओ? अंडमान निकोबार, कौन सी सी में? बे ऑफ बंगाल, और दूसरे लक्षद्वीप इन आपका अरेबियन सी। सो इनका जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कैसे कोरिलेट करोगे? जियो स्ट्रेटेजिक क्या होता है? जिसका आईआर हुआ है बताओ, किसी का आईआर हुआ है? सो जियो स्ट्रैटेजी क्या हुआ? लेट्स से ये आपका इंडिया है, दिस इज लक्षद्वीप एंड दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे आपका मलेशिया है और यहाँ आपका इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मलक्का स्ट्रेट, ठीक है ना? दिस विल कनेक्ट टू साउथ चाइना सी। अब आपने भले ही आईआर नहीं पढ़ा है, आपको इतना तो पता होगा साउथ चाइना सी में चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है एंड एक ही स्ट्रेट है जो इसको कनेक्ट करता है, मलक्का स्ट्रेट, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंडियन ओशन रीजन। चाइना अगर इस स्ट्रेट को आज रिस्ट्रिक्ट कर दे तो वर्ल्ड का पूरा ट्रेड जो है वो रुक जाएगा। आ गया रेलेवेंस आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। सिमिलरली यहाँ पर आपको पता होगा श्रीलंका, और यहाँ पर है आपका पाल्क स्ट्रेट। यहाँ से मूवमेंट, यहाँ श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने डेवलप किया है, और उसकी वजह से अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो, 1-2 साल पहले श्रीलंका बहुत ही सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था। तो आ गई आपकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द आइलैंड्स इन इंडियन ओशन रीजन। ये सारे टॉपिक्स आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज में आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही है, एग्जामिन द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब अगर ये हेडिंग्स ना डाली होती तो आपको लगता है ये आईआर का क्वेश्चन है, बट ये पूछा कहाँ गया है? आपके ऑप्शनल में। समझ पा रहे हो आप? सो अगर मैं आपको ये हेडिंग्स ना दूं, यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि ये ऑप्शनल का है या जीएस का। पर यहीं पे एक बहुत बड़े इशू भी हो जाती है। जो ऑप्शनल लेते हैं कई बार उनको लगता है कि क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये तो जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो आप जीएस के हिसाब का आंसर लिखाओगे उसमें, लेकिन फिर उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो ऑप्शनल में पूछा गया है तो उसको आपको बहुत स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव्स के साथ ही लिखना होता है। उसमें अगर आप जीएस टाइप का ही आंसर लिख दोगे तो वो फिर आपको जीएस टाइप के ही मार्क्स मिलेंगे, ऑप्शनल टाइप के मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न, अगर आप पिछले कुछ सालों से देखोगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल का ड्रॉबैक ये रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड है। मोस्टली बच्चे सेम ही टाइप के आंसर्स लिख कर आते हैं, आंसर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती और उसकी वजह से मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलते। तो अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक अलग प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल इन दिस। ठीक है, दिस वाज योर जीएस 2 के साथ इसका क्या एसोसिएशन है। जीएस 3 आपका रफली 60% सिलेबस जो है ऑप्शनल में कवर होगा, एक्सेप्ट फॉर द हिस्सा विच इज़ एसोसिएटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फॉर इंस्टेंस क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, एग्रीकल्चर का हिस्सा ज्योग्राफी का है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम्स, अगेन एग्रीकल्चर का हिस्सा, ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, अगेन एग्रीकल्चर का हिस्सा। फिर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलग से ऑप्शनल में आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है। लैंड रिफॉर्म्स, अगेन एसोसिएटेड विद द सेम। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, ये वाली चीज़ें तो आप ज्योग्राफी के जीएस में भी पढ़ोगे, ऑप्शनल में इसमें और डिटेल में पढ़ोगे, और जीएस 3 के साथ ये डायरेक्ट कोरिलेट करता है। डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये तो अपने आप में वेल अंडरस्टूड है, जीएस 1 का भी हिस्सा है, जीएस 3 का भी हिस्सा है। जीएस 1 में आप पढ़ोगे अर्थक्वेक कैसे होता है, जीएस 3 में आप पढ़ोगे कि अगर होता है तो अब हमने क्या करना है, या उसके डैमेज को किस हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड इन योर ऑप्शनल। ठीक है, इसके भी सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जीएस 3 का हिस्सा है, एमएसएमईज से रिलेटेड।
ठीक है। और यहाँ पर आप देखो, वाई डज इंडिया लैग बिहाइंड अदर कंट्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू रेज प्रोडक्टिविटी इन अ सस्टेनेबल मैनर। अगेन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये जीएस का क्वेश्चन है या ऑप्शनल का है, इफ आई हैड नॉट ऑलरेडी मेंशन्ड इट। ठीक, फिर उसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन देखो, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये साइंस एंड टेक में भी पढ़ जाएगा आपका, ऑप्शनल में भी पढ़ गया आपका। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, अगेन यू कैन लुक एट देम अपने आराम से व्हेन आई शेयर द पीडीएफ। जो आपका कॉमन चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको फ़ायदे गिना दिए कि आप अगर ऑप्शनल लेते हो ज्योग्राफी तो आपको जीएस में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, बट आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल और आपको नुकसान भी बताना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो करंटली है यूपीएससी में, इट इज़ नॉट स्कोरिंग वेरी वेल सिंस द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। केएस में अच्छा स्कोर कर रहा है, बीच में एक फेज़ आया था कि केएस में बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस आपको ज्योग्राफी के नहीं मिलते थे, बट अभी 2-3 साल से आप देखोगे तो ठीक ठाक नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपको मिल रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो रिस्क लेना चाहते हो या नहीं, क्योंकि यूपीएससी में नहीं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा। उसका रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चे यूपीएससी में ज्योग्राफी लेते हैं। अब मान लो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक थ्योरी है ज्योग्राफी में फॉर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। 5 ही पॉइंट्स हैं उनके, सब बच्चे वही 5 पॉइंट्स लिखेंगे, तो जब सबका ही आंसर सेम होगा तो ऑब्वियसली एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे सबको, अनटिल एंड अनलेस आपने उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड की हो जो आपके आंसर को डिफरेंट करे, पर उसके लिए फिर आपने पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए उतना डिफरेंट। यही रीज़न है कि ज्योग्राफी का पेपर देखने में लगता है कि बहुत सिंपल सा पेपर है, इसको तो सीधे सीधे आंसर्स होंगे, पर जब आप वो सीधे सीधे आंसर्स लिखो तो फिर आपको मार्क्स भी एवरेज मिलते हैं, एंड इसकी वजह से यूपीएससी में इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड। दूसरा जो ड्रॉबैक है, ज्योग्राफी का आपको कहीं पर भी कंसोलिडेटेड मटेरियल नहीं मिलेगा। अगर आप खुद से पढ़ने बैठते हो तो आपको बुक्स तो लेनी ही पड़ेंगी, वो तो चलो आप कोचिंग लो तो भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपको खरीदनी ही पड़ेंगी, पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन कोई भी बुक ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको पूरा कंसोलिडेटेड मटेरियल एक जगह मिल जाए। एंड अगर आप छोटे छोटे टॉपिक के लिए भी बुक ले लो तो भी उसमें वो टॉपिक पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी की जितनी भी मैक्सिमम बुक्स मार्केट में हैं वो बनी हुई हैं आपकी या तो पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए या फिर आपके ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, और वो नोट्स बनाने के लिए भी आपको अलग अलग सोर्सेज रेफ़र करने पड़ेंगे, तब जाके आपके कंसोलिडेटेड नोट्स बनेंगे। सो दूसरा ड्रॉबैक फिर ज्योग्राफी का ये आता है कि आपको अपना नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा। 6-7 महीने तो आप मिनिमम मान कर चलो, लर्न करने के लिए नहीं, सिर्फ नोट्स बनाने में आपको लगेगा। फिर उसके बाद उसको रिवाइज करना और कंसोलिडेट करना, उसमें अलग से आपको टाइम लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आप लो जो आपका जल्दी जल्दी में प्रिपेयर हो जाए, देन ज्योग्राफी इज़ नॉट वन ऑफ देम। पूरा कंसोलिडेटेड प्रिपेयर करने के लिए 8 to 9 मंथ्स आपको लगेंगे ही लगेंगे, जिसमें कुछ टाइम आपका नोट्स बनाने में जाएगा, उनको थोड़ा रिवाइज करने में, और फिर लर्न तो एंड तक आप करते ही रहते हो। ये आपका दूसरा ड्रॉबैक है, सिलेबस ज़्यादा है। तो अनटिल एंड अनलेस यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फिर लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप आधा पढ़ोगे और आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मेरे से ख़त्म नहीं हो रहा, पर आपने पहले इतना टाइम भी लगा दिया, अब आप कोई और ऑप्शनल पे स्विच करोगे तो वो भी काम नहीं करेगा, तो फिर आप फंस जाओगे। इसीलिए ऑप्शनल चूज़ करने से पहले ही आपको ये सारे प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए कि लेकर उसको सस्टेन कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है नाउ, अगर आपको बुक सोर्सेज लेने हों, ये आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जो पेपर 1 है आपका सविंद्र सिंह। अब आपको सविंद्र सिंह की हर टॉपिक के लिए अलग बुक भी मिलेगी, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के लिए अलग, ओशियानोग्राफी के लिए अलग, पर वो अलग अलग बुक्स खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड तरीके से इसको पढ़ना है। तो एक ही जो आपकी सविंद्र सिंह है, मैक्सिमम टॉपिक्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। जो कवर नहीं होते हैं उसके लिए आपको एडिशनल नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड इन फैक्ट यहाँ पर जो कवर हो भी रहे हैं,
अगेन वो किसके लिए है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको आपको अपने सिलेबस के हिसाब से मॉड्यूलेट और लिमिट करना पड़ेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी की मॉडल्स इन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, एक्सीलेंट बुक। एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन। दोनों में कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं लेकिन दोनों ही आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर एक तीसरी है आपकी ज्योग्राफिकल थॉट बाय आर.डी. दीक्षित एंड सिमिलरली ज्योग्राफिकल थॉट बाय सुदीप्ता अधिकारी। इसमें कुछ ही टॉपिक्स आपके कवर होंगे, जैसे कि आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जैसे कि आपका रीजनल प्लानिंग, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बुक्स हैं। अगर आपका ज्योग्राफी में बैकग्राउंड नहीं है तो ये आप ले तो लोगे, आपको समझ कुछ नहीं आएगी। तो लिमिटेड, और चाहिए भी आपको लिमिटेड टॉपिक्स के लिए, हार्डली 5% सिलेबस यहाँ से आपका कवर होगा। सो अगर आप खरीदना ही चाहते हो, आई वुड रिकमेंड कि एक मॉडल्स और एवोल्यूशन जो माजिद हुसैन वाली बुक्स हैं आप वो खरीदो। आपको एक कॉमन बुक भी मिलेगी मार्केट में माजिद हुसैन की बाय द नेम ह्यूमन ज्योग्राफी, वो नहीं खरीदनी है, वो जीएस के लिए होती है, वो आपके ऑप्शनल में काम नहीं आएगी। ऑप्शनल के लिए आपको 2 अलग खरीदनी है। फिर हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे, तो आपकी एक अच्छी खासी थिक बुक आती है डी.आर. खुलर की। उसमें इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों ही कवर्ड हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, आपका पूरा सिलेबस इंडियन ज्योग्राफी का यहाँ से बड़े आराम से कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपने एवरीडे बेसिस पे करंट अफेयर्स ज्योग्राफी के कवर करने हैं, तो आपकी एक मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ, और जितनी भी आप केस स्टडीज़ इकट्ठी कर सको। फॉर एग्जांपल अभी आपने किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट पढ़ा, वो एक केस स्टडी। मान लो आपको क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स करके क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें आप एग्जाम्पल्स में, ज्योग्राफी में एक चीज़ होती है, ज्योग्राफी में हम ऐसे नहीं लिखते फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी में हम लिखते हैं केस स्टडी। तो उसमें आपने पूरा केस स्टडी एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जांपल किश्तवाड़ का दोगे तो पहले बताओगे हम माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं, फिनोमिना क्या हुआ, कैसे हुआ। सिमिलरली अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा लास्ट ईयर वेनाड में भी एक आपका क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बहुत एक्सटेंसिव लैंडस्लाइड आया था केरला में। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, केस स्टडीज़ में। और जब तक आप अपने पेपर में ये केस स्टडीज़ नहीं डालते हो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा थोड़ा आपके आर्टिस्टिक हैंड्स भी होने चाहिए, बिकॉज मैप्स बनाने हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू ऐड सम पॉइंट्स। पहली चीज़ जिसको पैराग्राफ में लिखने की आदत है, खैर ये तो आपको जीएस के आंसर्स में भी करना है, यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट इन पॉइंट्स, ताकि आपका आंसर का लेंथ एडिक्वेट हो सके और आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स उसमें ऐड कर सको जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है। और यही चीज़ है जो जीएस से ज्योग्राफी को, ऑप्शनल को अलग करती है। जहाँ जहाँ पॉसिबल है थ्योरीज़ के नाम लिखने हैं आपने, जिन ज्योग्राफर्स ने वो थ्योरीज़ दी हैं वो आपको मेंशन करनी है। अब फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जब तक आप अल्फ्रेड वेगनर का नाम नहीं जोड़ोगे उसके साथ, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, स्पेशली ऑप्शनल में तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। फिर उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 to 3 डायग्राम्स, मैप्स या फ्लो चार्ट्स पर क्वेश्चन। ये नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज आ गए तो आपको छोटा सा डायग्राम बना के हिमालयाज शो करना ही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आ गया तो आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड छोटे छोटे डायग्राम्स बनाने हैं। इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ डायग्राम बनता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है डायग्राम बनाना, वहाँ पर फ्लो चार्ट बना दो, पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगेन अप्लाइड ज्योग्राफी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इवेंट्स, लैंडस्लाइड्स वगैरह, इसमें आपको क्या ऐड करनी है, केस स्टडीज़। देन उसके बाद पेपर 1 की जो थ्योरीज हैं उनको आपने पेपर 2 में यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपको इंडियन ज्योग्राफी के पेपर में आ गया, वाई आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सारा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। पर पेपर 1 में आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल। जब तक आप इस थ्योरी को इंडियन ज्योग्राफी के पेपर में कोट नहीं करोगे तो आपने जितना मर्जी अच्छा आंसर लिखा हो, अगेन मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। एंड ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 60 to 65% क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। अब फॉर इंस्टेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पूछना होगा,
मैकेनिज्म तो सेम ही है ना, नया कोई साइक्लोन आ गया होगा, नाम दूसरा दे देंगे, पर टॉपिक तो पीछे बैक एंड पे सेम ही रहेगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो 1912 में दी है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, वो तो सेम ही रहेगी। सो आपको PYQs देख के अगर आप ये चीज़ें बना लेते हो, आपको एंड में रिवाइज करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद कीप क्रिएटिंग क्रॉस लिंक्स विद GS, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल ले ही रहे हो ज्योग्राफी, तो जब तक उसका बेनिफिट आप GS में ना लो तो आपको फिर फ़ायदा क्या लेने का। सो आपको फिर ऑप्शनल इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपका IR रिलेटेड क्वेश्चंस, सोशल इश्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, और जितना भी आपका इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का हिस्सा है एटलीस्ट वो आपका उसी के साथ प्रिपेयर हो जाए। उसके लिए आपको अलग से टाइम ना निकालना पड़े, क्योंकि ऑप्शनल ही आपका बहुत टाइम ले लेगा, तो आपको GS के लिए वो टाइम कंजर्व करना है। समझ में आया? दिस इज़ ऑल अबाउट योर ज्योग्राफी ऑप्शनल। प्रोज हैं, आपको GS में बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप बोर नहीं होगे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वास्ट है, नई नई चीज़ें, हर बार आप बुक रीड करोगे, हर बार आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी। रट्टा बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ तो मारना पड़ेगा पर बहुत ज़्यादा नहीं मारना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसको समझ आके करने में आसानी होती है, इट इज़ फॉर यू। कॉन्स क्या क्या हैं? सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम काफ़ी लगेगा, और आपको बहुत एक्सटेंसिवली नोट्स बनाने पड़ेंगे। पहली बार नोट्स बनाओगे, फिर उनको थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करना है, हर बार जब रिवाइज करोगे उसको कंस्ट्रिक्ट करते जाओगे। कौन आपका ये है प्लस, जो एडिशनल कौन पता होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो वहाँ पर मार्क्स का थोड़ा सा झोल फिलहाल चल रहा है, और उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है अगली बार जब एग्ज़ाम हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, पर अभी तक 2016 से लेकर के अभी तक जो ट्रेंड रहा है, इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो आपको मैंने प्रोज कॉन्स भी बता दिए, काफ़ी हद तक सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। अब आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछो, ऑप्शनल रिलेटेड, चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल रिलेटेड या चाहे और कोई भी, अभी क्लैरिफाई कर लो, देन डिसाइड ऑन योर ओन कि आप लेना चाहते हो या नहीं। स्पेशली वो ऑप्शनल्स जो थोड़े स्टैटिक हैं, जैसे एंथ्रो, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। पॉलिटी के लिए नहीं, क्योंकि पॉलिटी में रैपिडली चेंजेस आते हैं। पॉलिटी के लिए भी जो पेपर A है पॉलिटी का, जिसमें आपके थिंकर्स हैं, उसके लिए तो सेम रहेगा, लेकिन जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है, क्योंकि हर साल आपकी थोड़ी सी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स चेंज होती हैं, तो उसको आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स से। इकोनॉमी तो बहुत कंटेम्प्रेरी है, उसको तो अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक वाले पोर्शंस के बना सकते हो, लेकिन जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसका बनाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका चेंज होता जाएगा विद टाइम। ठीक है, और किसी को देखो, अभी अपॉर्चुनिटी है, पूछ लो, बाद में फिर ले लोगे तो फिर पूछ नहीं पाओगे। सो मान लो कि आप 26 में प्री देने वाले हो अगर, तो आपका इस साल दिसंबर तक सारा मेंस का सिलेबस हो गया होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल, सो दैट आपका हर साल UPSC का प्री कौन से महीने में होता है, मई या जून में, अभी 3 साल से मई में चल रहा है। आपका गोल ये होना चाहिए कि मिड जनवरी से लेकर के मई तक आप सिर्फ प्री की टेस्ट सीरीज लगाओ। तो अगर वो करना है, दैट मीन्स इस साल के दिसंबर तक आपका मेंस के GS प्लस ऑप्शनल हो गया होना चाहिए। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा ऑप्शनल ले रहे हो, जैसे अगर मुझे अगले साल अपीयर होना होता पहली बार, तो अभी मेरा ऑप्शनल ऑलरेडी चल रहा होना चाहिए था, ताकि वो दिसंबर तक ख़त्म हो जाता। ये बहुत, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, 9 महीने तो आपको मिनिमम 8 से 9 महीने लग जाएंगे नोट्स वगैरह बनाने में ही। और वो है कि अगर आप सिर्फ ऑप्शनल कर रहे हो, अगर साथ में GS का मेंस भी कर रहे हो, फिर साथ में कोचिंग की क्लासेस भी लगा रहे हो, आप खुद देखो 24 घंटे में आप कितना टाइम निकाल पाओगे। आप समझ पा रहे हो? सो मेंटली वो प्रिपेयर रखो। बट देन अगेन दिस इज़ फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल कि 7-8 महीने लग रहे हैं। हो सकता है अगर आप एंथ्रो लेते हो तो आप अगर अक्टूबर में भी शुरू करो तो दिसंबर तक आपका हो जाएगा। सोशियोलॉजी लेते हो, अक्टूबर में शुरू करोगे, प्रॉबेबली दिसंबर तक हो जाएगा। प्रॉबेबली, मुझे पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका सिलेबस छोटा है। ऑप्शनल में ऐसा नहीं हो पाएगा, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, बट कीप इन योर माइंड कि जिस भी साल आप पेपर देने वाले हो, उसके पहले दिसंबर
और ये टाइमलाइन में आपका यूपीएससी का ले रही हूँ। रीज़न भी यूपीएससी जिस महीने बोला है होगा उसी महीने होगा, केएस की कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं होती। सो अगर मई या जून में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्री है, तो पिछले दिसंबर तक आपका मेंस का सिलेबस एक बार हो गया होना चाहिए। ठीक है, और कोई किसी को डाउट्स? आपकी अगर यहाँ पे शुरू होती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर के आसपास, 4 to 4.5 months। वो अभी डिपेंडिंग ऑन कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्या हैं, वो फिर डिसाइड करना पड़ेगा। मिनिमम 3 आवर्स। और कोई डाउट किसी को? इसके अलावा भी आपको कभी भी डाउट हो, आप सारे शायद यहीं के स्टूडेंट्स हो, तो मैं यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिखती रहूँगी। फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आस्क एनीथिंग। ठीक है, ओके देन।